हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब जो सॉल्यूशन चैप्टर था उसमें कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आगे सॉल्युबिलिटी से अब हमें पढ़ना था, तो वहीं से चीजों को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सारी चीजें कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और हम लोग बहुत आसानी से, बहुत आराम से और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीजों को पढ़ेंगे ताकि टाइम से आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज सोल्युबिलिटी। ठीक है, सोल्युबिलिटी है क्या, किसी सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, यानी सोल्यूट का जो है मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का जो सॉल्वेंट, ध्यान से सुनिएगा, आपको दो चीजें लेना है सॉल्यूशन में, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक, आप सोल्यूट को क्या करते हो, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो। ठीक, तो सॉल्वेंट का एक क्या ले लो आप, स्पेसिफिक अमाउंट ले लो, यानी कि फिक्स अमाउंट ले लो, फिर वो चेंज ना हो, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए सॉल्वेंट का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ले लेते हैं और उसमें सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो सॉल्वेंट के स्पेसिफिक अमाउंट में सोल्यूट की जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, ठीक है, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, यानी इट्स का मतलब सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। What is solubility? What is solubility? Solubility of a substance is its maximum amount which can be dissolved in a specific amount of solvent at constant temperature. Is that clear? इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। पूरा अगर देखिए, मैं पूरी डेफिनेशन यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को केमिस्ट्री नोशन के नाम से, ठीक है, केमिस्ट्री नोशन के नाम से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको जितनी भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके और रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब तो सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड में किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया जाएगा। ओके, अब देखिए क्या है, आप सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉल्वेंट ले लीजिए और सोल्यूट ले लीजिए। ध्यान से समझिएगा, सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करना स्टार्ट करिए। तो जब ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और आपने ऐड किया, वो भी डिसॉल्व हुआ, और ऐड किया, डिसॉल्व हुआ। एक ऐसी स्टेज आएगी, अब सोल्यूट आप ऐड तो करेंगे सॉल्वेंट में, बट वो डिसॉल्व नहीं होगा। मीन्स when we add solute to solvent, when we start to add solute to solvent, then it dissolve continuously. This process is called dissolution. This process is called dissolution. ठीक है,
ओके यानी सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है कंटिन्यूअसली, उसे ही बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी कि जिस टेम्परेचर पे आप सोल्यूट को ऐड कर रहे थे, अब नाउ यू कैन नॉट ऐड मोर सोल्यूट इन द सॉल्वेंट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, फिर क्या होगा कि जब आपने सोल्यूट को और ऐड किया तो वो अब डिसॉल्व नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो कोलाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और कोलाइड करने के बाद वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होना स्टार्ट कर देगा, वो कोलाइड होके सेपरेट होना स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो दो चीजें आपने समझा, एक डिसोल्यूशन है और दूसरी है क्रिस्टलाइजेशन। समझिएगा एक बार, व्हेन वी स्टार्ट टू ऐड अ सोल्यूट इन a solvent, when we start to add a solute in solvent, it dissolves continuously, but at a stage reached when no more solute can be dissolved in solvent at that particular temperature. Okay, then what happened, then the solute start to collide and get separated from the solution. This is called crystallization. तो दो प्रोसेस आपने, एक डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जाना। अब समझिएगा, ठीक, अभी ये थोड़ी सी कहानी आप समझ रहे हैं। आपने सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट ऐड करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, ये प्रोसेस डिसोल्यूशन बोली जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। दोनों सेम हो गया। डिसोल्यूशन, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक, वापस से जब एक कंडीशन पहुंच गई जहां से अब डिसोल्यूशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा, कोलाइडिंग प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगा जो सोल्यूट है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये कैसा रिएक्शन दिख रहा है, आपको एरो देख के पता चल गया होगा। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको देखने से पता चल जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रहा है ये आपको, और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रहा है तो यानी इसमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगी। कब इक्विलिब्रियम मिलेगी, व्हेन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों की रेट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तब आपको एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको यहां पे मिल जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, क्या प्रोसीजर हुआ उसको हम लोगों ने देखा। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो डिफाइन करेंगे आपको तो क्या बताएंगे, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the amount of solute in gram, at constant temperature the amount of solute in gram which can be dissolved in 100 gram of solvent is called solubility of solid in liquid.
क्या, फिर से सुनिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड solubility ऑफ द सोल्यूट इन लिक्विड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और एक दूसरे तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम which can be dissolved in 100 gram of solvent and give saturated solution या to form saturated solution is called solubility of the solute in solvent। ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो इसका मतलब वही अब मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा, वही अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो क्या होगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके बारे में एक मजेदार बात यह है, आप समझ लीजिए, लाइक dissolves like इट मीन्स सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, तो ये टू कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट इज पोलर एंड सेकेंड वन इज नॉन पोलर। मीन्स यही दो बातें हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूट बहुत अच्छे से डिजॉल्व होगा। मीन्स पोलर सॉल्वेंट, यू कैन राइट पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व्स पोलर सोल्यूट, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पोलर हो तो वो अच्छे से डिजॉल्व होंगे, इसीलिए लिखा गया लाइक डिजॉल्व्स लाइक। एंड अगेन नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व्स नॉन पोलर सोल्यूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। मीन्स अब आप देखो, जैसे ध्यान से देखो, तो एक एग्जांपल हम लोग यहां पे बता सकते हैं, NaCl ले लो और शुगर ले लो और इनको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर में आपको मिक्स करना है। तो बताइए, वाटर में NaCl और शुगर में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? तो बिल्कुल फिक्स बात है, H2O, HOH आप लिख सकते हो, ये एक पोलर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, NaCl में प्लस माइनस का चार्ज आ जाएगा, मीन्स ये भी पोलर सोल्यूट हो जाएगा। पोलर सोल्यूट हो गया, ये पोलर सॉल्वेंट है। शुगर जो है ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर सोल्यूट। मीन्स शुगर की वाटर में सॉल्युबिलिटी जो होगी वो NaCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी से कम होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर होगा टेम्परेचर। अब देखिए, आपको पता है कि जो रिएक्शन होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, दूसरा क्या होता है? एक्सोथर्मिक।
इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। अगर रिएक्शन आपका जो है वो इंडोथर्मिक है, मींस डेल एच इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर आपका एक्सोथर्मिक है, मींस डेल एच इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, यहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है और यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल एच इज ग्रेटर देन 0 होगा। इस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी है, अगर हम सॉल्युबिलिटी को यस से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मींस अगर जो आपका रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। बट अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है देन आप देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है प्रेशर। एक हमने देखा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर देखा टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर है प्रेशर। तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, इस कंडीशन में यानी सॉलिड, और जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड, भाई रीजन जानना आपको जरूरी है, सॉलिड और लिक्विड दोनों पे प्रेशर का कम इफेक्ट होता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वहां पे देखा होगा। तो गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, बट लिक्विड और सॉलिड को आप बहुत माइन्यूट सा कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, यानी जो कंप्रेशन होगा इनका ये बहुत कम होता है। इसीलिए यहां पे बोला जाता है कि नो इफेक्ट, जनरल वे में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। हमने देखा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा। अब देखने चल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन यहीं से लगभग एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में मिलते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक, इसका मतलब जो अभी पहले पढ़े हम लोग वहां से नहीं पूछे जाते, ये बिल्कुल गलत होगा। वहां से भी पूछे जाते हैं, बट यहां से चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं भैया, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, बहुत ही आसान। जैसे अभी आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिफाइन किया था, वही यहीं पे आपको करना है। मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप फिक्स कर दो और प्रेशर को भी आप फिक्स कर दो। यहां पे ये दो चीज करनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों को आपको फिक्स करना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का क्या होगा, वो वॉल्यूम बोलेंगे हम। किस में लेंगे, सीसी में लेंगे। ठीक है, सीसी यूनिट रहती है। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ गैस at constant temperature and pressure, the volume of gas in cc which can be dissolved in 1 cc of solvent is called solubility of gas in liquid। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार सुनिएगा। क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी विच कैन बी डिजॉल्व इन 1 cc ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये बहुत ही आसान है,
ठीक, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर मैं ये डेफिनेशन पूरी लिखूंगा तो आपका वीडियो बेवजह ही लेंदी हो जाएगा, और वैसे हम इसको बहुत आसानी से, बहुत फटाक से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, अब चलते हैं अगेन फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक, ठीक है। गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, जैसे आपका हो जाए CO2 हो गया, HCl हो गया, ये सब गैसें हैं। NH3 हो गया, ये गैसें हैं। ठीक, CO2 हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, ये सारी गैसें हैं। और अगर इन सब को आप क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में, तो ये बहुत हाईली सॉल्युबल होती हैं। क्या? हाईली सॉल्युबल होती हैं। मीन्स CO2, HCl, NH3, ETC आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बट अभी आप यहां पे क्या कर लो, Cl2 ले लो, यहां पे O2 ले लो, N2 ले लो, ये सब N2, ये सब क्या होगा, ये है, ये सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, H2O में लेस सॉल्युबल होती हैं। ठीक, ये इतनी चीजें क्लियर होंगी आई थिंक आपको। तो पहला इफेक्ट क्या आ गया, पहला इफेक्ट यही है, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड या सॉल्वेंट। तो फर्स्ट जो आया वो क्या आया, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी इनडायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, वो क्या है कि N2 एंड इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज और N2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, दिस इज proportional to temperature, this is proportional to temperature। जनरल वे में क्या होता है, solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature। मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो solubility जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक ना, इतनी बातें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है किसकी, प्रेशर की। अब थर्ड पॉइंट जो आएगा वो आपका आएगा प्रेशर आएगा। तो शायद दिख नहीं रहा होगा, प्रेशर। ठीक है, इसी प्रेशर जो इफेक्ट डालता है उसी को बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरी का लॉ बोलते हैं इसको, हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। यहां पे ये नहीं होता है, ठीक है, ये हेनरीज लॉ होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होगा उसको हेनरीज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हेनरी महोदय थे उन्होंने ही इसको बताया था। क्या बताया था, अभी सुनिए।
देखिए होता क्या है, होता है जनरल वे में जो प्रेशर होता है मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है और जो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसका मतलब अगर गैस का पार्शियल प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। प्रेशर आप डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। हेनरी जो थे ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉल्युबिलिटी और प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, गैस के प्रेशर के से रिलेटेड एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी और एक रिलेशन बताया। इसी को बोलते हैं हेनरी का लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कह सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, at constant temperature the solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरीके से आप इसको, जो बहुत ही मतलब कॉमन वे में यूज किया जाता है, वो हेनरी का लॉ क्या है कि जो गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होता है। हम इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे, देन वी गेट अ कांस्टेंट। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय KH। KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट बोल सकते हैं आप इसको, या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से एक नोट समझ सकते हैं। देखिए, अगर हमें KH डिफाइन करना है देन व्हाट वी कैन राइट, KH इज इक्वल टू P अपॉन X, यानी पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर गैस के और उसके मोल फ्रैक्शन में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो फिर क्या मिलेगा, हमें KH की वैल्यू मिल जाएगी। KH की वैल्यू जो होती है, वी कैन से कि द वैल्यू ऑफ KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी गैस का जो नेचर होता है वो KH पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स different gases have different value of KH। ठीक है, KH की डिफरेंट जो गैसेज होती हैं वो KH की डिफरेंट वैल्यूज को रखती हैं। ठीक है, इतनी बातें आई थिंक कि आप सारे लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, इसको अब हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से आई थिंक कि क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, तो अब बहुत लेंदी वीडियो नहीं करते हैं, अभी बचा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक, एक बात। दूसरी बात बचा हुआ है न्यूमेरिकल्स बेस्ड हेनरीज लॉ, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई। बस एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का एप्लीकेशन
और हेनरी लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल ये अभी बचा हुआ है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अदरवाइज वीडियो आपका काफी लेंदी हो जाएगा, आपको भी देखने में मजा कम आ सकता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। कमेंट करके ही बताएंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ अभी और क्या चीजें आपको मतलब आपके साथ ऐड करनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं, ठीक। और कोई दिक्कत परेशानी होती है आप उसको कमेंट करके बताइए। थैंक यू।